आज हम एक ऐसे टकराव की बात करने वाले हैं जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते हैं। ये टकराव है हमारे असली स्वभाव और उस दुनिया के बीच जिसमें हम पैदा हुए हैं। क्या हमारी असलियत और समाज की उम्मीदों के बीच हमेशा एक जंग चलती रहती है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी परवरिश किसी जंगल में हुई हो, जहाँ कोई उसे ये बताने वाला ना हो कि क्या सही है और क्या गलत, उसे कैसे जीना चाहिए कैसे नहीं, उसकी जिंदगी कैसी होती। ये सवाल ही हमारी आज की पूरी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए इस विचार को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने मन में हम दो बच्चों की कल्पना करते हैं। एक जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ अकेला बड़ा होता है, और दूसरा जो हमारे आपके जैसे समाज के बीच पलता बढ़ता है। अब देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो अकेला बच्चा है ना, उसकी लड़ाई सीधी है बाहरी दुनिया से। भूख, ठंड, जंगली जानवर, हाँ उसे शारीरिक कष्ट बहुत होता है, पर उसकी आत्मा वो आजाद है। दूसरी तरफ है सामाजिक बच्चा। वो शारीरिक रूप से तो सुरक्षित है, पर उसकी असली लड़ाई तो अपने अंदर चल रही है। वो मनोवैज्ञानिक रूप से कष्ट सहता है और उसकी आत्मा एक पिंजरे में कैद है। तो जो बच्चा समाज में बड़ा होता है ना, उसे जिंदगी का एक बहुत कड़वा और दुखद सबक बहुत जल्दी सीखने को मिल जाता है। एक ऐसा सबक जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। और वो सबक ये है, उसे एहसास होता है कि प्यार और अपनापन शर्तों के साथ मिलते हैं, कि लोग उसे उसके असली रूप के लिए नहीं बल्कि उसके अच्छे व्यवहार, उसके आज्ञाकारी होने के लिए प्यार करते हैं। और बस यहीं से इंसान दो हिस्सों में बँट जाता है, एक उसका असली में और दूसरा वो नकली में जो वो दुनिया को दिखाता है। और इसी को हम कहते हैं सामाजिक पिंजरा। ये वो अनदेखी दीवारें हैं जो समाज, परिवार, हमारे अपने लोग हमारी असलियत के चारों ओर बना देते हैं। और अक्सर हमारी जिंदगी में जो बेचैनी और नाखुशी होती है ना, उसकी जड़ यही पिंजरा होता है। साइकोलॉजी की भाषा में इस अंदरूनी टकराव से जो दर्द पैदा होता है उसे न्यूरोसिस कहते हैं। ये एक तरह का घर्षण है, इस बात के बीच कि हम असल में कौन हैं और हमें क्या बनने पर मजबूर किया जा रहा है। ये खींचतान ही हमें अंदर से तोड़ती है। ये बोनसाई पेड़ का उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। जैसे एक बोनसाई पेड़ को सुंदर दिखाने के लिए, एक खास आकार में रखने के लिए लगातार काटा छांटा जाता है, वैसे ही समाज हमारी प्राकृतिक बढ़त को रोककर हमें एक तयशुदा आकार में ढाल देता है। बाहर से देखने में शायद सब ठीक लगे, पर वो पेड़ कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन सवाल ये है कि ये पिंजरा बनाता कौन है? और मजे की बात यह है कि अक्सर ये वो लोग बनाते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं, जैसे हमारे माता पिता। पर क्या वो सच में हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं या असल में हम पर नियंत्रण कर रहे होते हैं? यहाँ परवरिश की दो अलग अलग सोच सामने आती है। एक है बढ़ई की सोच, वो बच्चे को लकड़ी का एक टुकड़ा समझता है जिससे वो तराश कर अपनी पसंद की एक मूर्ति बनाना चाहता है। और दूसरी है माली की सोच, वो बच्चे को एक बीज की तरह देखता है। उसका काम तराशना नहीं बल्कि सही मिट्टी, पानी और धूप देना है, ताकि वो बीज खुद ब खुद अपनी पूरी क्षमता से खिल सके, चाहे वो कुछ भी बने। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि बच्चे पर सबसे बड़ा बोझ उसके माता पिता की अधूरी जिंदगी का होता है। अक्सर माता पिता अपने जो सपने पूरे नहीं कर पाए, जो डर उनके मन में रह गए, वो सब अपने बच्चों पर थोप देते हैं। नाम सुरक्षा का देते हैं, पर असल में वो अपने डर को शांत कर रहे होते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, एक होता है गले में पट्टा बांधना और दूसरा होता है नीचे सुरक्षा जाल लगाना। पट्टा आजादी छीन लेता है, ये कहकर कि कहीं चोट न लग जाए, जबकि सुरक्षा जाल कहता है तुम कोशिश करो, आगे बढ़ो, अगर गिरे तो मैं हूं ना संभालने के लिए। एक नियंत्रण है और दूसरा सच्चा सहारा। तो अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, अगर हम इस सामाजिक पिंजरे में कैद हैं, तो क्या समाज को छोड़कर भागना ही एकमात्र रास्ता है, या समाज में रहते हुए भी इन मानसिक दीवारों को तोड़ा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, और इसी प्रक्रिया को इंडिविजुएशन कहते हैं, यानी समाज का हिस्सा रहते हुए भी अपने अंदर अपनी सच्ची पहचान को खोजना और उसे जीना। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल रोड मैप समझते हैं। ये 5 कदम हैं अपनी अंदरूनी आज़ादी को वापस पाने के। पहला, अपनी मान्यताओं का ऑडिट करें, मतलब उन सभी उसूलों और विचारों पर सवाल उठाएं जो आपको सिखाए गए हैं। दूसरा, नापसंद किए जाने का साहस पैदा करें। समझिए कि जब आप अपनी राह पर चलेंगे तो जरूरी नहीं कि सब आपको पसंद करें।
तीसरा, एक जासूस की तरह जीना। इस पर हम अभी बात करेंगे। चौथा, एक समानांतर जीवन बनाना, यानी अपनी एक निजी दुनिया जहां आप वो हों जो आप सच में हैं। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, आर्थिक रूप से आजाद हों। ये जासूस वाली मानसिकता बड़ी दिलचस्प चीज है। इसका मतलब है कि आप समाज से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ स्मार्ट तरीके से खेलते हैं। आप बाहर से सारे नियम कानून मानते हैं, जरूरत पड़ने पर वो नकाब ही पहनते हैं जिसकी समाज को उम्मीद है, लेकिन अंदर से आप हमेशा जानते हैं कि आप कौन हैं, और ये सब बस एक रोल है। आप सिस्टम का हिस्सा हैं, पर सिस्टम को खुद पर हावी नहीं होने देते। और चलिए, एक कड़वी सच्चाई को मान लेते हैं। इस पूरी मानसिक आजादी की सबसे बड़ी चाबी है वित्तीय आजादी। जब आप आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होते, तो आपके पास नहीं कहने की ताकत आ जाती है। पैसा असल में चीजें नहीं खरीदता, पैसा आपकी आजादी खरीदता है। तो ये जो आजादी की लड़ाई है ना, ये सड़कों पर होने वाला कोई शोर शराबा या विद्रोह नहीं है। ये एक शांत क्रांति है जो आपके अंदर होती है। ये दुनिया को बदलने के बारे में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को बचाने के बारे में है। असली आज़ादी कहीं भाग जाने में नहीं है। असली आज़ादी तो इस एहसास में है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आपके विचार क्या है। इस पर दुनिया का कोई भी इंसान पहरा नहीं दे सकता। आपकी सोच ही आपका सबसे मजबूत किला है। खलील जिब्रान के ये शब्द इस पूरी बात का सार है। हम दूसरों को, खासकर अपने बच्चों को, अपना प्यार दे सकते हैं, अपना सहारा दे सकते हैं, पर अपने विचार नहीं थोप सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच है, उनकी आत्मा का अपना एक सफर है जहां हम जा भी नहीं सकते। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। अपनी सच्चाई और अपनी आज़ादी को जीने के लिए हो सकता है कि आपको किसी और की कहानी में, शायद आपके अपनों की ही कहानी में, विलन या खलनायक बनना पड़े। क्या आपकी आज़ादी ये कीमत चुकाने के लायक है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।